कि ठंड में छोटे बच्चों को, खासकर न्यूबॉर्न बेबीज़ को किस तरह हैंडल किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप 1 दिन का 2 दिन का गैप दे सकते हैं बच्चे को नहलाने में। अच्छा। लेकिन आपको डेली उनकी स्पॉन्जिंग करनी है। 2-4 दिन के ही होते हैं, हॉस्पिटल के बाद घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले घर वाले उनको नहलाते ही हैं। फर्स्ट थिंग वो ये करते हैं। तो उस सूरत में मतलब पहली बार तो नहलाएंगे ही, बट उसके बाद उनके लिए भी सेम है। जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड है तब तक हमें कोशिश करना है कि उसको उसके ऊपर पानी ना डालें। तो सर जैसे ठंड आती है तो लोग क्या करते हैं, बच्चों को धूप में लेकर बैठ जाते हैं, तो वो कितना सही है? कहीं आप विंडो में, जहाँ शीशा लगा हुआ हो, विंडो में लेके बैठिए बच्चे को और उसकी पोजीशन बार बार चेंज करते रहिए। सन के पास सन दिखाइए 1 घंटा। या फिर कमरे में हीटर लगा के बैठते हैं तो वो ठीक है बच्चों के लिए छोटे। तो एक हीटर आता है जी जी, जो ऑयल बेस्ड हीटर होता है, वो बहुत अच्छा होता है। अब जिनका पहला बच्चा है तो जैसे बच्चा 2-3 दिन पॉटी नहीं करता तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। आपके पास तो बहुत केसेस आते होंगे। मिल्क जा रहा है 6 महीने तक, बिल्कुल। तो मिल्क पूरा बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, तो वेस्ट नहीं बनेगा। हाय दोस्तों, वेलकम टू रॉ एंड रिलेटेबल विद सुम्बुल। मैं हूं आपकी होस्ट सुम्बुल और यहाँ हम बात करेंगे उन रिलेटेबल टॉपिक्स की जो है इंटरेस्टिंग और रियल। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल विधोरी, जो मैक्स हॉस्पिटल में नियोनिटोलॉजिस्ट हैं और आईसीयू और प्रीटर्म बेबीज की केयर में एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे और टॉपिक्स पे कुछ नए पेरेंट्स के लिए यूजफुल टिप्स लेंगे। डॉक्टर राहुल विधोरी का एम है उनके देश का हर बच्चा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और हमारा समाज आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन डॉक्टर राहुल विधोरी के साथ। वेलकम टू माय शो सर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। तो सर जैसे कि अब ठंड आने वाली है, ठंड का मौसम है, तो सर मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि ठंड में छोटे बच्चों को, खासकर न्यूबॉर्न बेबीज़ को किस तरह हैंडल किया जाए? मतलब नहलाना चाहिए, कब कब नहलाना चाहिए? मैम देखिए, बेसिकली बहुत क्वेश्चन रहता है बहुत सारे पेशेंट्स का मेरे पास में। मदर्स पूछती हैं कि अब ठंड का मौसम है, बच्चे को कब नहलाएं और कैसे नहलाएं या क्या करें। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप 1 दिन का 2 दिन का गैप दे सकते हैं बच्चे को नहलाने में। अच्छा। लेकिन आपको डेली उनकी स्पॉन्जिंग करनी है। ओके। हाँ, स्पॉन्जिंग बेसिकली क्या होता है, जो हमारी नेक है, नेक के नीचे फोल्ड होता है बच्चों को, वहाँ क्लीन करें, ग्रोइन एरिया में क्लीन करें, आर्म पिट क्लीन करें। ये आप 3-4 एरियाज अगर ये अच्छे से बच्चे को पूरे वार्म कपड़े से पूरा आप मोपिंग करेंगे बच्चे की, जी जी, तो वो आप कर सकते हैं। 1-2 दिन का गैप दे सकते हैं बच्चे को नहलाने में। तो रोज अगर आपका 2 महीने 3 महीने का बच्चा है तो। अच्छा, न्यूबॉर्न जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बेबी जो होता है ना, 2-4 दिन के ही होते हैं, हॉस्पिटल के बाद घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले घर वाले उनको नहलाते ही हैं। फर्स्ट थिंग वो ये करते हैं। तो उस सूरत में मतलब पहली बार तो नहलाएंगे ही, बट उसके बाद उनके लिए भी सेम है। मैम देखिए, होता क्या है, आपने देखा होगा जब भी कोई भी न्यूबॉर्न बच्चा होता है उसके अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। राइट। जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड है तब तक हमें कोशिश करना है कि उसको उसके ऊपर पानी ना डालें। अच्छा। वो अम्बिलिकल कॉर्ड 7 to 10 डेज में अपने आप हट जाती है। हाँ आपको जी, पता होगा वो जी, हट जी, जाती जी। है। उसके ऊपर कॉर्ड क्लैंप प्लास्टिक का लगा रहता है और वो अपने आप हट जाता है। तो जब तक अगर आप ना नहलाएं बच्चे को तो ज़्यादा अच्छा है। स्पॉन्जिंग करिए बच्चे की, अच्छे से क्लीन करिए बच्चे को। आप कॉटन का या सॉफ्ट कपड़ा लेके उसको भिगो के गुनगुने पानी में, वार्म वाटर में आप बच्चे को क्लीन करिए। पूरी उसकी बैक, चेस्ट, आर्म पिट्स, ग्रोइन एरियाज, फुट, हैंड्स, पूरा सब कुछ क्लीन करिए। आप नहलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहलाना ही है बच्चा तो मेरे हिसाब से आप 5 या 6 दिन बाद बच्चे को नहलाएं तो ज़्यादा बेटर है। और अगर ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आप 1 दिन 2 दिन का, जो बड़े बच्चे हैं उनमें आप गैप दे सकते हैं नहलाने में। पर जो मैंने आपको बताया है वो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना हो। हाँ, छोटे बच्चों को जल्दी नहीं नहलाना है ना। और सर इसी से रिलेटेड न्यूबॉर्न बेबीज की जब हम जिक्र कर रहे हैं और बच्चों का, तो सर जैसे ठंड आती है तो लोग क्या करते हैं, बच्चों को धूप में लेकर बैठ जाते हैं, तो वो कितना सही है? देखिए, जो ठंड आ रही है, धूप में बैठना अच्छा रहता है। विटामिन D3 भी मिलता है धूप में बैठने से। बेसिकली आपको करना क्या है कि ऐसा नहीं है बच्चे को आपने लेटा दिया धूप में, वो 1 घंटे 2 घंटे पड़ा हुआ है, क्योंकि छोटा बच्चा है, अगर वो अपने आप तो पलट नहीं सकता, ना अपने आप इधर उधर जा सकता है, वो एक जगह पड़ा रहता है और तेज हीट लगती है बच्चे को।
जिससे हीट स्ट्रोक होने का भी डर रहता है, डिहाइड्रेशन होने का भी डर रहता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, और हवा भी चल रही होती है साथ में, जी, तो हवा, ठंडी हवा चल रही होती है, ड्राई एयर होती है वो, तो वो बच्चों के लिए एयर सही नहीं होती है। आप एक काम कर सकते हैं, कहीं आप विंडो में, जहाँ शीशा लगा हुआ हो, विंडो में लेके बैठिए बच्चे को, और उसकी पोजीशन बार बार चेंज करते रहिए। सन के पास सन दिखाइए, 1 घंटा 2 घंटे के आसपास आप बैठ सकते हैं, पोजीशन चेंज करिए। ये एडल्ट्स के लिए भी अच्छा रहता है और न्यूबॉर्न के लिए भी। इससे क्या है, बच्चे को एक ठंडी हवा नहीं लगेगी, खुले में उसको लेटाना नहीं पड़ेगा, आपके पास ही रहेगा। कोई विंडो है या कोई पार्टीशन लगा हुआ है आपका शीशे का, ग्लास के थ्रू उसको वार्म मिलेगा, तो उसको सनलाइट मिलेगी, जो कि बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, और सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जैसे सर्दियाँ आती हैं, स्पेशली इंडियन हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें क्या करते हैं लोग, या तो धूप में लेके बैठेंगे, धूप का आपने बता दिया, या फिर कमरे में हीटर लगा के बैठते हैं, तो वो ठीक है बच्चों के लिए छोटे? देखिए, मैं तो हीटर जो है, मैं आपको बता दूं, हीटर कई तरह के होते हैं। अगर आपको अपना कमरा वार्म करना है तो एक निर्धारित, ऐसा नहीं है कि बहुत वार्म कर लिया आपने बच्चे के लिए, तो एक हीटर आता है ऑयल बेस्ड हीटर। जी, जो ऑयल बेस्ड हीटर होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो आपके न्यूबॉर्न के लिए, बच्चों के लिए, मतलब बेसिकली वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑयल हीटर, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कम ज्यादा। वो रूम में एक जगह रख दिया जाता है, वो पूरे रूम में जो मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। जब मॉइस्चर मेंटेन करके रहता है, हवा शुष्क नहीं होती, ड्राई एयर नहीं होगी, तो आपके रूम का टेम्परेचर बहुत अच्छा रहेगा। आप जो है ऑयल बेस्ड हीटर का यूज कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो ब्लोअर होता है, जो हवा फेंकता है गर्म, उसका मैं बिल्कुल मना करूंगा सभी पेरेंट्स को कि उसका कोई भी यूज ना करे। वो बहुत ही गलत होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एयर को ड्राई कर देता है, रूम की मॉइस्ट नहीं रहती है, उससे बच्चे को नोज में, गले में कंजेशन होता है, बच्चा इरिटेबल हो जाता है। बच्चों के लिए ब्लोअर बिल्कुल भी यूज ना करें। और भी कई तरह के, जैसे मार्केट में हीटर आते हैं, घर में भी हीटर हैं, कई तरह के होते हैं, बिजली वाले, रॉड वाले, तो आप में उन सब में सबसे अच्छा ऑयल बेस्ड हीटर यूज करें, तो वो सबसे बेस्ट है। अगर किसी के पास नहीं है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है उस हीटर को, तो आप जो है कम से कम भी नहीं तो 2 मीटर का गैप रखें बच्चे का उस हीटर से, उस हीटर से बच्चे का गैप रखें, और चेक करते रहें कि कहीं बच्चा हमारा ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है। सही। तो आप इस तरीके से बच्चे को वार्म रख सकते हैं। और सर जैसे ठंड होती है जब, और हाँ, मैं एक बात बतानी भूल गया, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको लगे आपका रूम वार्म हो गया है, बच्चा आपका कंफर्टेबल है या सो गया है जी, तो आप हीटर हो या ऑयल बेस्ड हीटर भी है आपका, आप उसको बंद कर दीजिए। सही। रात में ऐसा नहीं है कि आपको 24 रात में ऑन करा और सुबह तक वो ऑन ही रहा। जब आपका रूम टेम्परेचर ठीक रहे, आपका रूम बंद है, तो आप उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि रात को तो कवर भी करके लेटते हैं, तो इसलिए। सही सर। और एक ये भी है कि जैसे बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है न्यूबॉर्न को, तो उसको NICU में आई गेस रखते हैं कुछ टाइम। तो मैंने देखा है कई नानी दादियों को कि वो जब वो घर बच्चा आ जाता है तो उसको वो सुबह सुबह की धूप में लेकर बैठती हैं और बोलती हैं कि इससे बच्चे को जो भी जॉन्डिस का थोड़ा बहुत भी होगा तो चला जाएगा। तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात ठीक है, क्योंकि जॉन्डिस अगर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरबिलिरुबिनीमिया जी, जब ये बच्चे को किसी को भी हो जाता है तो हम फोटोथेरेपी चलाते हैं। तो बेसिकली क्या है, फोटोथेरेपी का मतलब हम एक लाइट देते हैं बच्चे को, जिससे बिलिरुबिन उसकी बॉडी में कम हो जाता है। तो यही प्रथा चली आ रही है कि लाइट में, सुबह सुबह की लाइट में हम रखेंगे बच्चे को, तो वो लाइट का इफेक्ट पड़ेगा, वो काम होगा। जो आजकल हम NICU में कर रहे हैं वो ऐसे ही हो जाता था पहले। लेकिन उसमें एक डर ये रहता है, सुबह सुबह में खुली सुबह सुबह में जो एयर होती है वो काफी ड्राई और कोल्ड होती है जी, तो उससे बच्चे को कफ कोल्ड होने का डर रहता है। तो मैं घर वालों से गुजारिश करूंगा और कहूंगा कि आप अगर बच्चे को ना दिखाएं खुले में, छोटे बच्चों को स्पेसिफिकली जो न्यूबॉर्न्स हैं उनको, तो ज़्यादा अच्छा है। और सर वही, जब हमने मतलब न्यूबॉर्न बेबी की ही बात कर रहे हैं, तो सर उसमें ना न्यूली जो पेरेंट्स होते हैं, नए पेरेंट्स, अब जिनका पहला बच्चा है, तो जैसे बच्चा 2-3 दिन पॉटी नहीं करता तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। आपके पास तो बहुत केसेस आते होंगे,
तो ये क्या है सर, ये सही है ऐसा होना या कोई मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखिए, ये हम बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बच्चे जी। को। मेरे पास में पेशेंट्स आते हैं कि जी ये बच्चा हमारा डेली पॉटी नहीं जाता है, ये हर तीसरे दिन जाता है या हर चौथे दिन जाता है और वो न्यूबॉर्न है जी। तो मैं आपको बता दूं 6 मंथ तक अगर बच्चा दिन में 2 दिन में या 3 दिन में एक बार पॉटी कर रहा है तो वो नॉर्मल है। उसके लिए आपको मेडिसिन देने की या कुछ घरेलू उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सॉलिड तो जा नहीं रहा है उसके अंदर। मिल्क जा रहा है 6 महीने तक, तो मिल्क पूरा बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है तो वेस्ट नहीं बनेगा, उसको पॉटी नहीं आएगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, अगर एक बच्चा 7 दिन तक लैट्रिन नहीं करता है जी, स्टूल नहीं पास करता है, और वही बच्चा एक दिन में 7 बार स्टूल भी पास कर लेता है थोड़ा थोड़ा सा, वाटर कंटेंट ज्यादा नहीं है, तो वो नॉर्मल होता है। अच्छा, ज्यादा या तो रोज कई बार करे वो भी नॉर्मल है, और 7 दिन ना करे 7 बार तक, 7 बार तक अगर नॉर्मल है। 24 आवर में कोई बच्चा कर रहा है न्यूबॉर्न, तो वो नॉर्मल है। अच्छा। और लेकिन उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वाटर ज्यादा ना हो। बच्चा ऐसा ना हो कि पानी कर रहा है और घर वालों को लगे कि ये तो डॉक्टर साहब ने बताया है 7 बार कर रहा है, पानी जाता है, उसमें पानी की कमी हो सकती है बच्चे में, तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी 7 दिन तक भी अगर बच्चा नहीं करता है पॉटी, अगर नहीं करता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। बच्चे की कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप करेंगे तो बच्चा पॉटी बिल्कुल करेगा। सर जैसे हमने बात करी बच्चे की तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो कई लोग इसको रिलेट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से भी। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको क्या खाना चाहिए जो उनका मिल्क सप्लाई अच्छा भी हो, और कुछ मिथ भी है इसमें कि कहते हैं ना कि नहा के फौरन दूध मत पिलाओ बच्चे को, ठंड लग जाएगी, दही मत खाओ, या अगर मिल्क सप्लाई ज्यादा बढ़ाना है तो दूध मखाने खाओ, दाल खाओ। तो मतलब इस पे भी थोड़ा सा हमें आप जानकारी दें। देखिए, इसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जो भी ब्रेस्ट फीड करा रही है मदर जी, उनको सबसे पहली बात यह है कि उन्हें बहुत पौष्टिक आहार लेना है। अच्छा। क्योंकि उन्हें अपनी हेल्थ के साथ साथ बच्चे की भी हेल्थ उनसे ही अटैच है। एग्जैक्टली। अगर अच्छा खाना खाएंगी, पौष्टिक खाना खाएंगी, न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खाएंगी तो बहुत अच्छा है मदर के लिए भी बच्चे के लिए भी। लेकिन जो ये वाला मिथ है कि आप जो है ऐसा मत करिए बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, माँ ने मिर्ची वाला खाना खाया बच्चे को भी पेट में दर्द हो गया, आपने मिर्च वाला खाना क्यों नहीं खाया, क्यों खाया, या आपने कोई ऐसी चीज खा ली बादी वाली जिससे बच्चे को कुछ दिक्कत हो, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारे समाज में अभी तक ये प्रथा चली आ रही है पुरानी कि ऐसा है माँ को, बिल्कुल जी। और माँ को अगर बुखार है तो बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, ये भी बिल्कुल गलत है। बल्कि जब माँ अगर बीमार है तो बहुत ही अच्छा होता है बच्चे को दूध पिलाना। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे माँ की एंटीबॉडीज एक्टिवेट है, वो एंटीबॉडीज आपके बच्चे में जाएंगी। एग्जैक्टली। तो कितना अच्छा होगा। और हमारे यहाँ बच्चे को ही अलग कर दिया जाता है, बच्चे को अलग कर दिया जाता है। माँ नहा के आई है तो आप उसके पास मत जाइए, ये जितनी भी गीले बाल हैं तो दूध मत पिलाओ, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें मैं बताना चाहूंगा फैमिलीज को। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये सब मिथ है, ये चले आ रहे हैं। इन सब से हमें पीछा छुटकारा पाना ही पड़ेगा, छुटकारा इन सब से हमें छुटाना ही पड़ेगा। लोगों में अवेयरनेस होगी तो शायद आगे चल के कुछ भी हो जाए। और सर ये जो बच्चे होते हैं, जैसे कुछ लोग 4 महीने पे शुरू कर देते हैं खिलाना, कुछ लोग 6 पे करते हैं, तो मतलब वो क्या सही टाइम है बच्चे को चिकन रोटी मतलब कुछ भी सॉलिड देने के लिए? रोटी देने के लिए देखिए क्या होता है, बेसिकली 6 महीने तक तो आपको पता ही है मदर्स मिल्क पे है बच्चा। 6 महीने के बाद में जब बच्चा 8 मंथ्स का हो जाए तो उस टाइम पे आप उसे रोटी की, अगर आपको शुरुआत करनी है बच्चे को रोटी कब देनी है, तो आप 8th महीने पे शुरू करिए। उस रोटी को अच्छे से डिप करिए दूध में या दाल में या सब्जी में, बिल्कुल सॉफ्ट मैश करिए। जब बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाए उस रोटी को आप दीजिए। अच्छा। क्योंकि रोटी में जो है अच्छे खासे फाइबर्स होते हैं, व्हीट होता है, तो बच्चे को अच्छी कैलोरीज मिलती हैं। और दाल उसमें हम लगा के देंगे, बिल्कुल मैश करके उसको, थोड़ा दाल और रोटी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। 8th मंथ पे आप जो है बिल्कुल रोटी देना बच्चे को शुरू कर सकते हैं। और 6 मंथ से आप हर चीज की प्यूरी बना के, अच्छा, मैश करके बिल्कुल पतला प्यूरी बना के सेमी सॉलिड टाइप बच्चे को दें, जैसे मैश पोटैटो। हाँ, ये इसलिए क्योंकि जो बच्चे की सटकने की क्षमता है रोटी को अंदर,
वो डेवलप इतनी इजीली नहीं होती है छोटे बच्चे में, तो हम इसलिए सेमी सॉलिड फूड हमें देना होता है। और आप अगर रोटी देना चाहते हैं तो बिल्कुल मैश करके बिल्कुल सॉफ्ट होने के बाद 8th मंथ से शुरू कर सकते हैं बच्चों में। अच्छा, और सर जैसे अब ठंड आ रही है, ठंड क्या कोई भी मौसम आता है तो सबसे पहले बच्चों पे उसका असर होता है कि उन्हें कफ एंड कोल्ड तो मतलब आना ही आना है, उसके बगैर तो कोई मौसम शुरू हो ही नहीं सकता। तो इसका कुछ प्रिवेंटिव कुछ तरीका है कि उनको बचाया जा सके? बिल्कुल मैडम, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत पेरेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि ठंड बच्चे को लेके आते हैं कि इसको कफ कोल्ड हो गए हैं, नोज बह रही है अब ठंड के मौसम में। और कई बार ऐसा होता है कि सांस ले रहा है उसमें आवाज आ रही है, गर्गलिंग साउंड आ रही है या नॉइजी ब्रीदिंग हो गई है। जी। तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारी नोज होती है जब उसके अंदर एयर जाती है तो हमारी एयर जब ड्राई एयर अंदर जाती है तो हमारी जो है नोज को ब्लॉक कर देती है। अच्छा, ड्राई हमारी नोज जो है मॉइस्ट होती है जनरली। हाँ। लेकिन जब एयर लगेगी तो ड्राइनेस आएगी तो हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, नोज ब्लॉक होने से उनको जो है कोल्ड हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है नाक से ही सांस लेना जानता है, मुंह से सांस लेना नहीं जानता। 6 महीने तक का बच्चा। और मैंने सुना है 1 साल तक नेजल पैसेज भी उनका बड़ा मतलब थोड़ा नैरो होता है न्यूबॉर्न बेबीज का। हाँ, ऐसा भी होता है। और बच्चा नाक से ही सांस लेना जानता है 6 महीने तक तो स्पेसिफिकली। तो बच्चे की अगर नोज बंद हो जाएगी तो वो खांसेगा भी, इरिटेबल भी होगा, उसको नाक उसको बहेगी भी, बहुत सारी चीज हो सकती है। तो उसमें आपको करना क्या होता है, आपको बेसिकली नेजो क्लियर नॉर्मल सैलाइन ड्रॉप्स आती हैं। जी। वो आपको एक ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार आप डालिए बच्चे में, और आपके बच्चे में उससे आपके बच्चे का जो नोज एयरवे है वो खुलेगा, बच्चा ठीक रहेगा। बल्कि डॉक्टर्स सजेस्ट भी करते हैं कि उसको ब्रेस्ट फीड करने से पहले भी नेजल ड्रॉप्स डालो। हाँ, क्योंकि बच्चा जब फीड कर रहा होगा तो नोज से ब्रेथ लेगा तो अगर ब्लॉक होगी तो वो दूध ही नहीं पिएगा, इरिटेबल रहेगा, बहुत परेशान हो जाएगा। इसलिए आपको लगेगा ये बच्चे को क्या हो रहा है। तो इसलिए जो है कफ कोल्ड होने पे बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है आपको। कभी भी कफ हो रहा है, और बेसिकली क्या होता है, बच्चा बेसिकली जब लेटा रहता है तो हमारे जो सिक्रीशंस होते हैं गले में, लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, वो सब एक जगह गले में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और नॉस्ट्रिल से भी हमारे सिक्रीशन जाते हैं, वो भी तो हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, ब्रेथ में साउंड आने, जब सांस लेता है बच्चा तो उसमें कुछ आवाज आने लगती है, तो घर वालों को लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो गया, डर जाते हैं। तो इसके लिए इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे को ऐसे में पीछे बैक साइड पे थोड़ा थोड़ा ऐसे थपथपाएंगे उसकी पीठ, तो जो उसके सिक्रीशन से वो अंदर पेट में चले जाते हैं। अच्छा। और कुछ दवाइयाँ होती है, कफ सिरप, एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती हैं, वो हम देंगे तो बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। सही। सर क्या करते हैं ना पेरेंट्स आजकल क्या घर में हर जगह मतलब दवा होती है, हर किसी के घर में ना, जब बच्चों का घर हो तो सिरप्स तो मौजूद होती ही हैं घर में। अगर किसी के बच्चे को कोई खांसी या नज़ला या इस टाइप का कुछ शुरू हुआ तो क्या करते हैं, इमीडिएटली कफ सिरप दे देते हैं बिना कंसल्ट किए। तो ये किस हद तक सही है सर, फौरन दे देनी चाहिए या फिर कुछ टाइम देखना चाहिए? देखिए, कफ बेसिकली मैं अभी बता रहा था, कफ जो है बेसिकली कई चीज़ों से हो सकता है। चेस्ट इन्फेक्शन से भी हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन से भी हो सकता है, नोज इन्फेक्शन से भी हो सकता है, कई चीज़ों से हो सकता है। तो हमें बेसिकली ये जानना होता है कि हम खांसी किस वजह से ये हो रही है। तो खांसी किस वजह से हो रही है, ये कारण जानने के लिए हमें बच्चे की चेस्ट को ऑस्कल्टेट करना होता है। सही। इसीलिए मैंने ये देखा है टेली मेडिसिन में भी, जो पेरेंट्स मुझसे टेली के थ्रू मेडिसिन लेते हैं, टेली थेरेपी लेते हैं, उसमें मैं कभी भी खांसी में नहीं बता पाता हूँ कि बच्चों को क्या चीज़ देनी है या क्या चीज़, कौन सा कफ सिरप देना है या नहीं देना है, क्योंकि वो चेक नहीं हो पाता। जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है, जब तक हम उसकी ब्रीदिंग साउंड नहीं सुन लेते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता है कि वो चेस्ट का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से कफ है, या गले के इन्फेक्शन की वजह से कफ है, या कुछ और उसका पीछे रीजन है। तो कफ सिरप अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आपको नहीं देना है, आपको अपने पीडियाट्रिशियन से ही कंसल्ट करना है। हाँ, कुछ मेडिसिन, कॉमन मेडिसिन है जो आप अपने घर में रख सकते हैं, जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल को आप कुछ ऐसी चीज दे सकते हैं। रात में आप कहीं इमरजेंसी में नहीं जा सकते तो आपने पैरासीटामोल पिला दिया। कभी कभार कोई इमरजेंसी है तो आपने दे दिया, अलग बात है। बेसिकली आप ना दें, पीडियाट्रिशियन की राय ले, पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, वो ज्यादा अच्छा है। स्पेसिफिकली बच्चों के मामले में बिल्कुल जरूर।
सर बच्चों को सही तरीका क्या है दवाई देने का? जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी गटक नहीं सकते हैं मेडिसिन, मतलब ड्रॉप्स वाले ही होते हैं, तो मतलब कई लोग चम्मच से पिला देते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, तो आपकी नज़र में क्या है ये? बहुत मिस्टेक करते हैं पेरेंट्स दवाई देने में, बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगा कि हमारी ड्रग एंड डोज जो है बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर ज़्यादा या कम देने से। एक्यूरेट डोज नहीं मिलेगी, क्योंकि एक नियम बना हुआ है, वेट के अकॉर्डिंग ही ड्रग देनी होती है। कितनी देनी है वो बच्चे के वेट से ही डिपेंड करते हैं। तो आप उसमें अगर 3 ml की जगह 5 ml देंगे तो भी दिक्कत है, 3 नहीं देंगे 1 ml देंगे तो भी दिक्कत है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। कुछ 3-4 चीज़ें होती हैं बेसिक चीज़ें दवाई देने की जिसका आपको ध्यान रखना है। वो होता है बेसिकली 5 ml। अच्छा। आपकी जो स्पून होती है वो 2-3 तरह की होती है घर में। एक 5 ml की होती है, एक 3 ml की होती है, एक 8 ml की होती है। बिल्कुल। तो जो 5 ml होता है, हम आप चम्मच के हिसाब से ना नापे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिफरेंट है चम्मच। कुछ छोटी भी होती हैं और भी चम्मच। तो क्या होता है, एक मेडिकल कैप होता है, मेडिकल कैप जो मेडिसिन के ऊपर लगा होता है। जी। उसमें मार्किंग होती है 5 ml, 8 ml, 10 ml, 2.5 ml। आप उसी से ही बच्चे को नाप के दीजिए, सबसे अच्छा और सही तरीका वही है। या फिर ड्रॉपर। ड्रॉपर होता है, वो जो एक ड्रॉपर होता है वो 1 ml का होता है पूरा। आप उसको पूरा अगर भरेंगे तो वो पूरा 1 ml का होगा। 1 ml दे रहे हैं, 2 ml देनी है तो 2 बार दीजिए। ये 2 सबसे अच्छे तरीके हैं। या फिर आप इससे नहीं ले रहे हैं तो एक बहुत ही इजी तरीका है बच्चों को दवाई देने का, वो है सिरिंज। अच्छा। हाँ। आप सिरिंज ले लीजिए, बिल्कुल। उस पे से निडल हटा दीजिए। हाँ। सिरिंज को 5 ml तक भरिए, 2 ml तक भरिए और सीधा बच्चे के मुंह में डाल दीजिए धीरे से। या 1 ml डाल दीजिए, फिर 1 ml, क्योंकि बच्चा एक बारी में बहुत सारी दवाई आप दे देंगे नहीं पी पाएगा, तो उससे आपको इजीली होगा 1 ml देने से। और दूसरा, वो इधर उधर बिखरेगी नहीं, डायरेक्ट उसके माउथ में जा रही है अंदर। वरना आप कैप से स्पून से पिलाएंगे तो आधी तो डोज नीचे ही गिरी, इधर उधर लगी रह जाती है, मुंह के बाहर ही लगी रह जाती है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है बच्चों को मेडिसिन देने का। आप सिरिंज से मेडिसिन दीजिए, बहुत अच्छा और इजीली दी जाती है। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कभी देकर देखिए, आपको बहुत सहूलियत महसूस होगी। हाँ सर, जब हम दवा का जिक्र कर रहे हैं तो सर जैसे बच्चों को क्या होता है ना, वही मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दवा घर में होती ही है सबके, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो कफ सिरप हो या कोई ऐसी डोलो टाइप हो। तो सर जैसे बच्चे का गले में इन्फेक्शन हुआ, पेरेंट्स आजकल गूगल बाबा से पूछ के बहुत कुछ कर लेते हैं, या घर में नहीं भी है तो वो बाहर से ले आते हैं अपने आप से, गूगल ने बताया और ले आए। तो क्या सर ये सही है देना एंटीबायोटिक बच्चों को ऐसे बिना डॉक्टर से चेक कराए? एंटीबायोटिक्स में सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ होती है देखने की कि एंटीबायोटिक्स हर चीज़ की अलग है। हमें ये देखना है कि वो एंटीबायोटिक्स यूज होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब आपको एंटीबायोटिक देनी है। नॉर्मल कफ कोल्ड ये वायरल इन्फेक्शन है। अगर आप वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दे रहे हैं घर वाले या कोई दे रहा है जो नॉन प्रैक्टिशनर है या सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है, तो वो वेस्ट है। और मैं देख रहा हूँ इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। हर कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दे देता है। बहुत से जो नॉन प्रैक्टिशनर होते हैं या लोकल प्रैक्टिशनर, वो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं बच्चे को वायरल में भी, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। और एंटीबायोटिक आपके घर में रखी है तो आपको नहीं देनी है। आप अपने पीडियाट्रिशियन से ही कंसल्ट करिए, क्या पता उसको वायरल हुआ है, क्या पता उसको बैक्टीरियल कौन सा इन्फेक्शन है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं सबका टाइम पीरियड होता है और एक टेम्परेचर होता है। अगर आप उसको ऐसा है कि आपने 10 दिन पहले एक एंटीबायोटिक खरीदी थी, वो बच गई, रखी हुई है, उस बची हुई ड्रग्स को हम दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। अच्छा। वो मेडिसिन खराब हो जाती है। 2-3 दिन जो मेडिसिन चलती है उस पर आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ओपन करने के बाद में कितने दिन तक आप उसे यूज कर सकते हैं और उसे कितने टेम्परेचर में आपको रखना है, फ्रिज में रखना है या सनलाइट से अवे रखना है। इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना होता है। इस चीज़ों में घर वाले पेरेंट्स बहुत गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं। अच्छा, ये तो आप उसकी सिरप की बता रहे हैं ना कि मतलब सिरप की शेल्फ लाइफ कम होती है, बट मैं उसका भी पूछना चाहूंगी जो टैबलेट्स होती हैं थोड़े बड़े बच्चों टैबलेट्स में भी ऐसी होता है। टैबलेट्स अगर हीट और मॉइस्ट वाली जगह ज्यादा रहेंगी तो वो खराब हो जाती है। अच्छा। टैबलेट्स भी खराब हो जाती है। डायरेक्ट आप सनलाइट में रख रहे हैं तो उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी।
वो समझ लीजिए एक तरीके से बिल्कुल यूजलेस हो जाती है। टैबलेट्स में भी ये चीज़ फॉलो होती है, हालांकि इंजेक्शंस में भी ये चीज़ फॉलो होती है, जो पाउडर फॉर्म में इंजेक्शंस आते हैं जी जी। या पाउडर फॉर्म में जो सिरप आते हैं जिनमें हम वाटर मिला के देते हैं वो। अच्छा। और मेडिसिन देने में आपको एक चीज़ और बतानी भूल गया, एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है मेडिसिन देने में। कोई भी मेडिसिन या कोई भी एंटीबायोटिक्स हम दे रहे हैं उसको शेक करें अच्छे से। बच्चे को कफ सिरप भी दे रहे हैं उसको शेक करें फिर दे, फिर वो ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। और एक चीज़ और जो पेरेंट्स बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, अगर मान लीजिए 3 ड्रग्स हैं, 3 सिरप्स हैं अलग अलग, एक कफ सिरप है, एक एंटीबायोटिक है, एक पैरासीटामोल है बुखार का, तो एक अब दिया, दूसरा तुरंत दिया, तीसरा, ऐसे नहीं करना है। आपको कम से कम 20 से 25 मिनट या आधे घंटे का गैप रखना है हर मेडिसिन। अच्छा। बच्चे को देने के लिए 15 से 20 मिनट तो बिल्कुल रखना ही रखना है। अब पेरेंट्स टास्क समझ के फौरन की जितना जल्दी पिला देंगे उतना जल्दी नहीं, उससे बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, उनकी किडनी ऑर्गन्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपको दोनों मेडिसिन के बीच में, अगर आप दे रहे हो कोई भी दोनों मेडिसिन के बीच में आधे घंटे का गैप रखना ही रखना है। तो सर ये तो हो गई ये बात। अब आजकल जो सर हम देखते हैं बच्चों में, वो ओबेसिटी हम बहुत देख रहे हैं, है ना? तो सर इसका क्या है ट्रीटमेंट और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं अगर बच्चा ओबीस ही रहता है? इस पे थोड़ा सा। ओबेसिटी आजकल एक बहुत बड़ी चीज बन गई है, डिजीज बन गई है ओबेसिटी। जी। ओबेसिटी में इंडिया बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रहा है और बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। बच्चे बहुत शामिल हो रहे हैं, बड़े एडल्ट सब ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं जी। और इसके ऊपर आपको इंटरनेट पे भी बहुत जानकारी मिल जाएगी। ये खा लीजिए, ये डाइट कर लीजिए, ये एक्सरसाइज कर लीजिए, ये कर लीजिए। देखिए, फैट कम करने का सबसे जो आसान तरीका है वो है एक्सरसाइज, जो सबसे सरल और सही तरीका है। हाँ। वो है एक्सरसाइज। और दूसरा डाइट, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। मेरा जब वजन बढ़ा था मुझे भी सबने यही बताया था, हर कोई यही बताता है। लेकिन मैंने जो है थोड़ी सी रिसर्च करी, स्टडी करा, तो मैंने देखा अगर हम या कोई भी पर्सन अपनी डाइट में 80% प्रोटीन लेना शुरू कर दे, यानी कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दे, तो वो उसका फैट बहुत तेजी से और इजीली कम हो जाता है। अगर आप प्रोटीन की मात्रा अपने फूड में बढ़ा दें तो आप श्योर हैं कि आपका वजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। प्रोटीन, सिर्फ आपको प्रोटीन बढ़ाना है अपनी डाइट में, और सारी चीजें कम कर दीजिए, प्रोटीन बढ़ा दीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दीजिए, फैट्स कम कर दीजिए, प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन आप किसी भी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स अगर कम कर देंगे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप प्रोटीन्स की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए ब्रेकफास्ट में, लंच में, बिल्कुल ठीक रहेगा। और शाम का जो डिनर टाइम है वो आप 5-6 बजे तक कर दीजिए। आप ये 2-3 चीज कर लेंगे तो आप बिल्कुल, आपका फैट कम हो जाएगा। और बच्चों में जो ये ओबेसिटी हो रही है, ये बहुत आगे जाके बहुत इफेक्ट करती है। होता क्या है बेसिकली, छोटे छोटे बच्चे का जो सेल है उसमें फैट आ गया है, वो फैट सेल बन गए हैं, वो बड़े हो गए हैं। अब वो सिकुड़ेंगे नहीं, वो सिकुड़ते नहीं है इजीली, ना वो सिकुड़ेंगे इजीली, ना वो श्रिंक होंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो अगर बचपन में कोई फैटी हो गया तो उसको जाके एडल्ट में बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर उसने भी कंट्रोल नहीं किया तो उसको बहुत ज़्यादा आगे एडल्ट जब हो जाएगा, बीपी, शुगर, ये सब बीमारियां बहुत तेजी से, हार्ट की डिजीज, ये सब बहुत तेजी से बढ़ती हैं उन बच्चों में। ये स्टडी हुई है, जो बच्चे बचपन में ओवरवेट हैं उन बच्चों में ये डिजीज ज्यादा पाई गई है एज कंपैरिजन टू नॉर्मल में। अच्छा, चाहे सर वो एक्टिव हो, मतलब ओबीस हैं बट एक्टिव, हाईली एक्टिव है, उस केस में भी बिल्कुल मतलब कुछ वो नहीं है, बिल्कुल अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिल्कुल। बच्चा कितना भी एक्टिव हो, अगर उसका वेट उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको एडल्ट होने पर जरूर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, और आते भी हैं, मैंने भी देखा है, आते हैं कॉम्प्लिकेशन। सर मेरा अगला सवाल है, जैसे आप नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, तो नियोनेटल आईसीयू में बच्चों को रखा जाता है, एनआईसीयू में काफ़ी हफ्तों तक रखा जाता है। तो सर ये क्या मेडिकल डिसीजन होती है, मतलब मेडिकली है ये सब कुछ, या फिर आजकल हर कुछ कमर्शलाइज हो गया है तो उसके बेसिस पे होता है? देखिए, उसको बोलते हैं एनआईसीयू। जी। आजकल एनआईसीयू का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। लोग बाग
कुछ भी होता है बच्चे को, छोटी सी भी दिक्कत हुई, एनआईसीयू में एडमिट कर देते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एनआईसीयू में सिर्फ वही बच्चे एडमिट होते हैं जो 28 डेज ऑफ लाइफ होते हैं, 28 या 30 डेज, बस वही बच्चे एडमिट होते हैं नर्सरी में। अगर 1 महीने से बड़ा बच्चा है तो वो एनआईसीयू में एडमिट नहीं होता है, या न्यूबॉर्न जैसे ही पैदा हुआ है वो बच्चा होता है। मैं तो खास तौर से बिल्कुल भी जो है इस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट करता हूँ कि जिस बच्चे को ज़रूरत है उसी बच्चे को नर्सरी में एडमिट करा जाना चाहिए, वरना बिल्कुल नहीं करा जाना चाहिए। आजकल कुछ पैसे बनाने के लिए या कोई कुछ करने के लिए कर रहे हैं सर, कुछ हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, कर लेते हैं, लेकिन हालांकि जो कि बहुत ही एक रॉन्ग प्रैक्टिस है और बच्चों के जीवन से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और आजकल आपको पता है बच्चे ही सब कुछ हैं। बिल्कुल सर, माता पिता पेरेंट्स के बच्चे ही सब कुछ होते हैं। तो ऐसी अगर रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है तो ये बहुत गलत है। हाँ, और सर हमने ये भी देखा है कि बच्चा होते ही स्टिल बॉर्न ही हुआ है जैसे, लेकिन वो ना डिले कर देते हैं बताने में घर वालों को, ताकि बिल उनका बढ़ जाए। तो इस पे आपका क्या है सर? मैम ये तो हॉस्पिटल वाले पीछे पड़ जाएंगे मैम मेरे सारे। देखिए ऐसा होता है, सब चीजें बराबर नहीं है, होता है ऐसा। हाँ। बिल्कुल होता होगा। सरकार ने सख्ताई भी काफी की हुई है इन चीजों पे। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं इन चीजों के बहुत खिलाफ हूँ कि खामा की ये कर दिया, डरा दिया, एडमिट कर लिया, ये नहीं करा वो। मैं इन चीजों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ और मैं बहुत दूर रहता भी। सर सिंस आप एनआईसीयू में बहुत आते जाते होंगे, वहाँ बच्चों को ट्रीट भी करते हैं, तो सर कभी ऐसा आपको पर्सनली फील हुआ कि किसी बच्चा ठीक हो रहा था बट कुछ ऐसा हुआ कि उसकी डेथ हो गई? कभी कुछ आपने इमोशनली कुछ फील किया उसके लिए? ऐसा मतलब हुआ है, ऐसा जैसे भी कुछ कह रहा हो वो? ऐसा तो मैम, लेकिन ये है जब भी कोई अपना पेशेंट एडमिट रहता है तो ध्यान रहता है उसी के ऊपर, उसी के आसपास ध्यान रहता है। घर में हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं उस बच्चे से जुड़े ही होते हैं इमोशनली, या कैसे भी कुछ ना कुछ हमारा उनसे जुड़ा ही रहता है, जो भी बच्चे एडमिट रहते हैं, क्योंकि वो भी किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं भले ही उन्हें ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन घर वालों के लिए वो सब कुछ है, उनकी अमानत है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये वाली चीज़ रहती है कि भाई वो बच्चा एडमिट है, वो ठीक होना चाहिए। बैक ऑफ द माइंड चलता होगा। बैक ऑफ द माइंड बिल्कुल चलता है। खाते पीते सोते समय, जब मैं सुबह उठता हूँ, उठते ही जरूर माइंड में आता है। मैं फिर फोन करता हूँ हॉस्पिटल्स में, पूछता हूँ कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं, बच्चे ठीक है नहीं है, क्या कनेक्ट हो जाता है जब। बिल्कुल। रात में भी कई बार कॉल आ जाती है, उठना पड़ता है। कोई बच्चे की जनरल कंडीशन अगर डाउन, कोई बच्चा डिटीरियोरेट होने लगता है तो उस समय ये तो करना ही पड़ता है। तो डॉक्टर की ड्यूटी है, ये तो हमारी ड्यूटी है, ये तो हमें करना ही होता है। बिल्कुल सर। सर जैसे अब हम अपनी बात करें तो हमारे लिए तो डॉक्टर एक भगवान का रूप है, मतलब ऊपर वाले के बाद आप लोग ही हैं जो जान बचाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, आप अपने आप को एक सेल्फ ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशन से मतलब समझते हैं? मेरा मानना तो ये है कि देखिए सब कुछ भगवान के हाथ में है। अगर कोई ये कह रहा है कि डॉक्टर ने बचा लिया है, डॉक्टर ने बचाया, ये बिल्कुल गलत है। करता भगवान है, भले ही हमें वो आगे रखता है कि भाई इनके बिहाफ से हो रहा है जो भी हो रहा है। और मैं दूसरी बात, एक बात और बता दूं, डॉक्टर करता है सिर्फ और सिर्फ मौत को टालने का काम। अगर मौत उसकी पक्की है तो मैं मौत को टाल सकता हूँ कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, बस। अगर भगवान ने जो चीज तय कर दी है वो तो है ही, वो तो होनी ही है। मैं इस चीज में बहुत विश्वास करता हूँ। सर प्री मैच्योर बेबीज के बारे में ना कुछ मिथ भी होती हैं, जैसे जो 7th मंथ में हो जाते हैं और फिर एनआईसीयू में रखे जाते हैं, फिर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उनके घर वाले सोचते हैं कि अब इनका ना ग्रोथ स्लो होगा, मतलब इनमें इम्यूनिटी नहीं होगी। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमें? मतलब देखिए ये बिल्कुल गलत मिथ है। हाँ। कि कोई बच्चा समय से पहले प्री मैच्योर या प्री टर्म पैदा हो गया है जी, तो वो औरों के मुकाबले कमजोर रहेगा। ये भी मैंने देखा है, सोसाइटी में बहुत कल्चर चलता है एक, कि ये बच्चा तो कमजोर रहेगा, पढ़ाई में रहेगा। हो सकता है वो रहे कमजोर, लेकिन आप एक बात बताइए, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो नहीं पढ़ता है, तो आप क्या करते हैं? पढ़ाई में वीक है तो आप पेरेंट्स क्या करते हैं उसके लिए? उसका ट्यूशन लगाते हैं, उसका ट्यूशन लगा देते हैं। हाँ, बहुत एफर्ट्स करते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं। ऐसी अगर हम उस बच्चे के साथ थोड़ा सा एफर्ट करेंगे ना, हर चीज में, फिट रहने के लिए, हेल्थी रहने के लिए, एजुकेटेड रहने के लिए, ब्रेन उसका अच्छे से डेवलप हो, इन चीज़ों का हम थोड़ा एफर्ट करेंगे तो वो बच्चा भी नॉर्मल हो जाएगा, वो उसी रेस में आ जाता है।
अच्छा, हाँ, तो मतलब सीधा सीधा है। आप उसके साथ थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है उसके साथ, इनिशियली मेहनत करनी है। हाँ, आप थोड़ा सा अगर उसके साथ में मेहनत करेंगे तो वो बिल्कुल पहले जैसा, बल्कि मैंने तो देखा है बहुत बहुत अच्छे बच्चे रहते हैं। जी जी हाँ, जी। ऐसा ये बिल्कुल मिथ है, निकाल दीजिए कि अब तो ये ऐसा हो गया। मैंने देखा घर वाले भी उसे थोड़ा अलग चीज देखने लगते हैं कि यार ये तो कम दिनों का हो गया, ये इसको क्या होगा, कैसे होगा, इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी या नहीं, कहीं ये मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं रहेगा, इसकी आईज अच्छी रहेंगी या नहीं, या ये औरों के मुकाबले कैसा रहेगा, ये सब रहता है घर। क्योंकि वो जब वो होता है तो बहुत बिल्कुल चूहे की साइज का रहता है, 700 अगर बहुत छोटा है, हाँ। बहुत ही प्री टर्म है, मान लीजिए प्री टर्म को हम बोलते हैं 38 वीक से 37 वीक से जो कम का होता है बच्चा। हाँ हाँ। मान लीजिए कोई 30 वीक्स, 32 वीक्स, 33, तो वो ज्यादा ही है, तो उसको तो बहुत टाइम लगेगा नॉर्मल वेट। एनआईसीयू में ही काफी टाइम लग जाता है। एनआईसीयू में भी रखते हैं या घर पे भी हम भेज देते हैं। वेट उसका कम है तो उसको नॉर्मल वेट लाने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बीमार ही रहेगा हमेशा या वीक रहेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे वेट आने में, बस, और कुछ नहीं है। और सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन जो न्यूबॉर्न बेबीज की होती है, जैसे इनिशियली तो 3rd डे आई गेस लगती है ना, फिर वीकली हो जाती है, फिर मंथली हो जाती है। नहीं मैम, आप इनिशियली जो लगती है विदिन 24 आवर लगती है। विदिन 24 आवर लगती है। 3 वैक्सीन लगती है, एक BCG, एक OPV पिलाई जाती है, एक हेपेटाइटिस बी। ये 3 वैक्सीन लगाई जाती है एट बर्थ। ओके, तो सर क्या ये प्रीटर्म बेबीज में भी सेम रहता है ये पैटर्न? प्रीटर्म बेबीज में अगर कोई डिजीज और नहीं है, या नॉर्मल बेबी में भी कोई डिजीज अगर जैसे नहीं है, तो हम तुरंत लगा सकते हैं। अगर कोई डिजीज है या बच्चा बीमार चल रहा है तो हम थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। 10-5 दिन आगे पीछे करने से जो और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता 2-4 दिन अगर हम आगे पीछे कर लेंगे तो। अच्छा, और सर जैसे छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न तो मतलब है ही 1 to 3 months, 6 months का बेबी जो अभी थोड़ा बहुत लिक्विड लेना शुरू कर दिया उसने, तो सर उसको पानी देने का क्या सही तरीका है और कब देना चाहिए? देखिए, पानी जो है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और 6 मंथ के बाद जो है बेसिकली अब उसको लिक्विड डाइट पे आ गया है, वो प्यूरी दे रहे हैं आप, उसमें भी वाटर कंटेंट है। मेरा मानना है कि हर 4 घंटे में आप उसको 10 ml के अराउंड पानी देते रहिए। 10 ml के अराउंड अगर आप हर 3 से 4 घंटे में 4 घंटे में बच्चे को पानी दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, और उससे बच्चे को पानी की डिटॉक्स भी होती है बॉडी, और अच्छा रहता है। और मिल्क जो आप पिला रहे हो उसमें भी वाटर कंटेंट होता ही है, तो थोड़े बहुत पानी से ही काम चल जाता है। ऐसा आपको जरूरी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा गिलास, 2 गिलास आपको पानी पिलाना ही है, या थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल। हाँ, लिक्विड ले रहे हैं तो किसी ना किसी फॉर्म में पानी तो जा ही रहा है, उनके अंदर जा ही रहा है। ठीक है। और सर ये छोटे बच्चों में ना पॉटी के कलर्स में मैं बात करूंगी कि कुछ ग्रीन कलर की पॉटी करते हैं कुछ बच्चे ना, तो फिर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अरे इसको ठंड लग गई, ये हरी कर रहा है, तो मतलब वो कहाँ तक सच है? देखिए, मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि कलर, पॉटी के कलर पे बिल्कुल भी परेशान ना हो कि बच्चा ग्रीन कर रहा है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, सही खा रहा है, एक्टिव है, सब कुछ बैलेंस चल रहा है उसका, क्राई नहीं कर रहा है, इरिटेबल नहीं है, उसकी पॉटी का कलर चेंज हो रहा है सिर्फ, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होए कि हमारे बच्चे को तो बहुत येलो कलर की पॉटी आ रही है या डार्क ग्रीन कलर की पॉटी आ रही है। अगर आपका बच्चा एक्टिव और फिट है तो, अगर आपका बच्चा एक्टिव नहीं है, फिट नहीं है, फीड नहीं ले रहा है, इरिटेबल है और कलर पॉटी का चेंज आ रहा है, फीवर आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जरूर कंसर्न करिए डॉक्टर से। लेकिन अगर बच्चा आपका कोई, उसको करंट में कोई, प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पॉटी का कलर एज वाइज कुछ समय में चेंज होता रहता है, जो कि मैं अपने एक पॉडकास्ट में बता भी चुका हूँ, और लेकिन उसके लिए किसी को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। सर कहा जाता है कि 6 महीने के बच्चा जब हो जाए तो उसको घी देना शुरू कर देना चाहिए, मतलब उसको लगाना भी चाहिए, उसको खिलाना भी चाहिए, तो आपके नज़रिए में क्या है, मतलब कब, कैसे और कितना देना चाहिए उसको घी, अगर ये सही है तो? मैम, आपको मैं बताता हूँ, घी जो है बेसिकली अच्छी चीज़ है, बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है घी के अंदर जो है कुछ मात्रा में कुछ हमें प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, फैट्स भी मिलता है, एनर्जी, कैलोरीज भी मिलती हैं। तो बेसिकली आप घी जो है 6 महीने के बाद
या 6-7 महीने के बाद आप बच्चे की डाइट में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अच्छा। अब थोड़ा सा कितना, लगभग 5 ml आप एक दिन में 5 ml आप 7-8 महीने के बच्चे को इजीली आप शुरू कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसकी रोटी में उसकी जो भी सेमी सॉलिड या लिक्विड वाली चीज़ है उसमें आप 5 ml उसको 2.5 ml 2 बार करके या 5 ml एक बारी में दे सकते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत बेनिफिट होता है, ब्रेन के लिए भी, बॉडी के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए भी। सही सर, बहुत अच्छा। सर एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है माइलस्टोन को लेकर बच्चे की। जैसे अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरा बच्चा जो था उसका सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ, उसके दांत भी जल्दी निकल गए और उसके साथ वालों के नहीं निकले। वो घुटनियों भी जल्दी चलने लगा, मतलब अपने पैरों पे भी जल्दी चलने लगा। तो सर ये पेरेंट्स के लिए एक्साइटमेंट है या मतलब क्या डिले होती है तो बेचारे दुखी होते हैं? तो सही समय क्या है सर अगर आप देखें तो? देखिए, अगर मैं बताने लगूँ, माइलस्टोन एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि 5 महीने में रोल ओवर करने लगता है बच्चा, 6 महीने पे सिटिंग विद सपोर्ट करने लगता है, 7 मंथ पे 6 मंथ पे विदाउट सपोर्ट भी बैठ जाता है कुछ बच्चे। कुछ बच्चे 7-8 मंथ तक भी नहीं बैठ पाते हैं। कुछ बच्चे पहले चलने लगते हैं, कुछ बच्चों में टीथ डिले आने लगता है, मसूड़े टाइट हो जाते हैं। कुछ में मैंने ऐसा देखा है कि पैदा होते भी दांत होते हैं। 1 महीने 2 महीने के बच्चों में भी दांत आ जाते हैं। तो उन सब चीजों के लिए आपको पैनिक नहीं होना, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये भी एक कॉमन एक नॉर्मल चीज है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जितने भी माइलस्टोन्स हैं, अगर कोई बहुत जल्दी कैचअप कर रहा है तो भी कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली कैचअप कर रहा है तो अच्छी बात है। और अगर कोई डिले कर रहा है, माइलस्टोन में डिले, तो आप कुछ ना कुछ उसको जेनेटिक या कुछ ना कुछ मेमोरी या कुछ ना कुछ ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डिजीज देखनी पड़ेगी क्या है, उसको रूल आउट करना पड़ेगा। कोई टेस्ट है स्पेसिफिकली? स्पेसिफिक टेस्ट तो बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमें कराने पड़ेंगे। रूल आउट, उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी पूरी, मदर कंसीव करा है उस टाइम की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। अच्छा, क्या है बच्चे को, क्या हुआ है, फैमिली हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा कि माइलस्टोन क्यों डिले हो रहे हैं। जिसके माइलस्टोन डिले हो रहे हैं उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। बेसिकली जिन बच्चों में देखा गया है माइलस्टोन डिले, वो रहते हैं CP विद MR, सेरिब्रल पाल्सी विद मेंटल रिटार्डेशन। अच्छा, वाले जो ये बच्चे रहते हैं, इनमें माइलस्टोन्स डिले रहते हैं। ये पढ़ने लिखने में भी कुछ बच्चे डिले रहते हैं। उन चीजों में, उन बच्चों में ये चीज देखी जाती है ज्यादातर। ये मतलब ऑटिज्म के जैसा ही है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल ऑटिज्म के जैसा। और सर ये एक मिथ भी है कि अगर दांत जल्दी निकल गए तो वो मजबूत नहीं होंगे, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं। नहीं, या वो घुटनियों जल्दी चल रहा है तो उससे घुटने खराब हो जाएंगे, मतलब लोग डराते हैं पेरेंट्स को। बिल्कुल तो ये मिथ ही है ना, मतलब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत मिथ है। इस पे आप बिल्कुल ना जाइए, ना इस पे इसकी ओर ध्यान दीजिए। सर अब आप एक डॉक्टर हैं तो आप ही बता पाएंगे कि आजकल के ट्रेंड में आप सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों की आपके सामने आ रही है वो क्या है? आजकल सबसे बड़ी मेरे सामने प्रॉब्लम आ रही है, डिजीज तो आती ही रहती है, मौसम के अकॉर्डिंग भी आती रहती है। बिल्कुल। एक आ रही है स्क्रीन टाइम। हाँ जी, करेक्ट। और एक नई टर्म मैंने सुनी है, अभी एक पेरेंट्स आके मुझसे पूछ रहे थे, स्क्रीन डिटॉक्स। स्क्रीन डिटॉक्स? डिटॉक्स क्या, कैसे स्क्रीन से कैसे डिटॉक्स होगा हमारा बच्चा? और स्क्रीन टाइमिंग कि हमारा बच्चा मोबाइल में लगा रहता है, मोबाइल बहुत देखता है, मोबाइल में जो जो चीज़ें वो देख रहा है वही उसके ब्रेन पे इफेक्ट डालती हैं, वही बच्चा करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड होता है बच्चे का, वो माइंड में चली जाती हैं। और तो और ये तो बच्चों की बात है, जो बड़े हैं वो भी अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। आजकल जो है सोशल मीडिया पे इतने मिथ चल रहे हैं, बच्चे को ये खिलाइए, बच्चे को ये करिए, बच्चे को ऐसा करिए। ये मैं आजकल बहुत कॉमन देख रहा हूँ कि मैंने पूछा आपने ऐसा क्या हुआ, क्या क्या करा आपने, तो जी हमने इंटरनेट पे पढ़ा था या व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज आया था। ऐसा बहुत हो रहा है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है ये कि आप बिल्कुल भी ऐसे मिथ्स, जब तक आप उसकी बैकग्राउंड चेक ना कर लें, पता ना कर लें कि हाँ भाई ये चीज़ सही है या नहीं है, आप जब तक उस पर बिल्कुल भी रिलाय ना करें। और आपका किसी का भी कोई भी ऐसा सवाल है, कुछ भी परेशानी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे आप टेलीमेडिसिन मेरे से ले सकते हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल पे आना चाहूँगी। मेरा आखिरी सवाल होगा सर, न्यूली पेरेंट्स के लिए, जो नए पेरेंट्स बने हैं या बनने वाले हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
जो बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाए? मैं सबसे पहले तो यही सलाह देना चाहूँगा कि आप पेरेंट्स बनने जा रहे हैं या बन गए हैं पेरेंट्स, तो आप बेसिकली अपने बच्चे को सबसे बड़ी चीज़ है वो है एक अच्छा इंसान। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएं। अब अच्छा इंसान बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए ज़रूरत है उसकी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिले, बिल्कुल अच्छे संस्कार मिले उसे, बिल्कुल आज्ञा माने, वो सबकी आज्ञाकारी हो, जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा वो बने बच्चा। जी। दूसरा उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो। जब तक उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तब तक वो डेवलपमेंट उसका अच्छा नहीं होएगा और उसको कुछ ना कुछ परेशानी हमेशा रहेगी। तो आप जो है सबसे ज़्यादा जो मैं आजकल देख रहा हूँ इनएक्टिविटी, बच्चे बहुत इनएक्टिव हो गए हैं। बच्चे खेल बच्चे, ये दोनों चीज़ें, दोनों शब्द ऐसे हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं, बच्चे ही खेलते हैं। आजकल बहुत एक्टिविटीज कम हो गई हैं, इनएक्टिव हो गए हैं बच्चे। True. दूसरा जंक फूड इतनी तेजी से वायरल हो रहा है, इतनी तेजी से लोग बाग खा रहे हैं, इजीली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, 24 घंटे अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा। तीसरा जो मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ी आ रही है पॉल्यूशन हमारे बच्चों पे बहुत इफेक्ट डाल रहा है, जिसका हम लोगों को अंदेशा नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, इसका हम नहीं लगा पा रहे हैं। बिल्कुल सर। चौथा सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम। जब तक हम इन चीज़ों में सुधार नहीं करेंगे आपका बच्चा सही तरीके से ग्रोथ, मेंटली फिजिकली फिट नहीं रह सकता, मेरा मानना ये है। सही सर, आपने अभी पोल्यूशन की बात की, तो हम दिल्ली एनसीआर में ही रहते हैं, तो पोल्यूशन से तो बचना मुश्किल है, तो कोई ऐसी टिप जो आप पेरेंट्स को दे पाएं जो ठंड में अपने बच्चों को थोड़ा सा सिक्योर कर सके? सबसे अच्छा है आप मास्क लगा के रखिए। अच्छा, मास्क लगा के रखिए बच्चों को। और आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, लंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ योगाज हैं, वो आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं आप ये कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं? छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस बेसिकली आप यही कर सकते हैं। और दूसरा ये है, अगर आपके आसपास कहीं कोई पॉल्यूशन आप रोक सकते हैं तो कोशिश करिए कि हर तरह का वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ये ना हो, ये एक बेसिक नीड है। जी जी जी, क्योंकि ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और हमें बहुत सारी जानकारी आपके जरिए मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा राहुल बिदोरी जी के साथ बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार रहा। इसमें हमने जाना बहुत सारी मिथ के बारे में और बच्चों के बारे में, न्यूबॉर्न बेबी हो या टॉडलर्स हो या फिर 10 इयर्स तक के बच्चे हों। अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं डॉक्टर बिदोरी से तो आप उनका यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे रिलेटेबल। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।